ज्योग्राफी क्लास 10 के थर्ड चैप्टर में आ चुके हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ना है कि जल संसाधन क्या है, इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, कैसे ये हमारे लिए लाभकारी या कैसे इससे हमें हानि होती है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं तीन चौथाई धरातल जल से है, यानी कि 3/4 कहने का मतलब कि 3 भाग पे जल है और 1 भाग पे पृथ्वी है, स्थल है। परंतु इसके उपयोग में आने वाले अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी अलवणीय कहने का मतलब कि जिसमें लवण की मात्रा कम है, वो यानी कि पीने योग्य पानी बहुत कम है और लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल चक्रीय जल में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन, तब भी विश्व में अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है, ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है। 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता है। जल के विशाल भंडारण और इनके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और इसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है, जिनके सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि क्या इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त किए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैले। उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा इनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वह 22% जो होता है वह हम लोग जल से प्राप्त करते हैं और बाकी जो होता है वो कोयले से प्राप्त करते हैं। बाकी भी बहुत सारे हैं, आपको सोलर से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इससे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए हैं। इसमें कोई
आश्चर्य नहीं है। शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति में बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता, यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के पृष्ठ 357। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्य सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पाद क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारी कृषि और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाएं। जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव है। हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक है। भारत की नदी बेसिक छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहरता जा रहा है। इसमें संपूर्ण जीवन खतरे में है। अब आते हैं हम लोग का बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समुद्री जल संसाधन प्रबंधन क्या है। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे, पुरातत्व और वैज्ञानिक ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल की सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंधों और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों में बेसिन बनाए गए हैं। अब आते हैं प्राचीन भारत की जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग, जो कि आज उड़ीसा है, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश, वेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के मजबूत मिलते हैं। अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था। बांध क्या और हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायक, परंपरागत बांध, नदियों और वर्षा जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे परंपरागत बांध, नदियाँ और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसी खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाया जाता है, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के मतलब इनका सिर्फ एक चीज़ से उद्देश्य नहीं होता है। इनका उद्देश्य मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन, जल आपूर्ति, विद्युत, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, यानी कि एक सिर्फ इन नदियों से बहुत सारी योजनाएं हो जाती हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग संभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आता है। सतलुज और ब्यास नदी बेसिन पर कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। सतलुज और ब्यास नदी बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम होता है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। के बाद शुरू की गई सम्मति जल संसाधन और प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशीय काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाहन के रूप में देखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर
कहा करते थे? उनका मानना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को क्या कहा करते थे? आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी परियोजना और बड़े कई बाद कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है। बढ़ते बांध को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील तथा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक कर या चलता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलग कई वर्गों में बांटा जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भद्रा में भादू लगाएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ रहे हैं, बाढ़ का कुछ कहर इस काम है। भाद्रू, ये आपको एक छोटे सी लोकगीत में गाया गया है। और एक और चीज़ है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, नदियों पर बांध बनाने और इनका बहाव नियंत्रित करने से प्रायः प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण छठ में बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदियाँ जल जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बाढ़ नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के दौरान बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांधने पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गया। इन परियोजनाओं के विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों में बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों में लगाव एवं नियंत्रण देश के बेहतरीन के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदार और बड़े किसानों या उद्योगपतियों को। कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए। वास्तव में ये एक ऐसे परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों की सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया, जैसा कि हम देख सकते हैं। बाद उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति देने का परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गया है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे के लिए अंतरराज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। इसके बाद है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों और किसानों, पर्यावरणविदों यानी कि पर्यावरणविदों को जो पर्यावरण के प्रति प्यार करते हैं, अपने पर्यावरण को मानते हैं, मानवाधिकार उनको करते पर्यावरण। मानवाधिकार कर्ताओं में गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से यहाँ आंदोलन जंगलों के बाद के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। लोगों ने सोचा कि उनकी योजनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का सुख स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। पर रिहंद के उत्तरजीवियों ने बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बान के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के बड़े अनुभव के बाद अब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई। जब पूछते जा रहे हमें ही देश के लिए कुर्बान के लिए क्यों चुना गया। अब आते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। ये भी परियोजनाएं वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछता है, इसे भी नोट डाउन करते चलना है। सरदार सरोवर परियोजना 9,490 गाँव तथा 173 कस्बों,
तथा राजस्थान 124 गाँव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने से हुई थी। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों का जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है नदियाँ और वहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं थी भाखड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच पे है। फिर टिहरी परियोजना है, गंगा नदी परियोजना है, रिहंद परियोजना है, तिलैया है, रिहंद है, हीराकुंड है, नागार्जुन है, ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है, कोयना है जो कृष्णा नदी के तट पे है, मेटूर है ये कावेरी नदी के है, पेरियार है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, कोटस बैराज है, भाखड़ा नांगल आप देख सकते हैं ब्यास नदी के सतह सलाल प्रोजेक्ट है, टिहरी है जो ये कि गंगा नदी के पे गंगा नदी पे है, पंचत है, मैथौन है, तिलैया और कोनार है। ये जितने भी सारी परियोजनाएं एग्जाम में उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सिंधु नदी की झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज ये सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? चीन से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे शांगपो नाम से जानते हैं, तिब्बत है। और यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है और ये असम में आते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। गिरती कहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर से आप बाकी सारी नदियों के नाम देख सकते हैं। महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में, नागार्जुन ये बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी भी, पेरियार जो है ये आपको अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सरदा, गंगा, यमुना, चंबल और कोटास बैराज आदि ये सारी छोटी छोटी नदियों को देख लेना है एक बार। अगर आप इसका पिक्स लेना चाहते हैं तो आप पिक्स लेते हैं, ये क्लियर पिक है। अब आते हैं नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने के लिए। यह एक विडंबना है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में बड़े बांध भी कई बार नियंत्रण में असफल होता है। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलहट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की भी संभावनाएं होती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फसलों के कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण भी फैलते हैं। जहाँ में बहुउद्देशीय योजनाओं से लाभ है, वहीं हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानि भी है, जो भूकंप आने की संभावना को बढ़ा देती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फसलों के में कीटाणु जनित और बीमारियाँ आदि भी फैल सकते हैं। तो इसके लाभ और हानि आप दोनों भी लिख सकते हैं एग्जाम में, जैसे बहुत प्रदूषण योजना से अगर कोई क्वेश्चन पूछती है तो। बातें वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रह से बनाए जाते थे। लोगों की वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित किए गए थे। जब पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा तो कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं, नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आम था। पश्चिम
बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा के संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेतों के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़ी कमरे जितना हो सकता है। फलोदी के एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका का यहाँ का सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह का अभियंत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक में हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण और बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। छत का वर्षा जल किसके द्वारा एकत्रित? तो पीवीसी। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है जिसका मुख्य आंगन घर के आंगन में बनाया जाता है तथा वे घरों के ढल व छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। उसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टाका में से जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिली थी। मेघालय की एक यहाँ पर रोचक तथ्य दिया गया है। राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रह प्रचुर है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी मानिसराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर छत में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह व्यवस्था से होती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इसके बाद से हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि इन्हें जल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का ये तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित यह सुदूर गाँव गंडाथुर के ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति जल छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किया जा रहा है वर्षा जल का संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी चित्र 3.4 में मिल रही जो कि पीछे के पेज में। इस गाँव में हर वर्ष से लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर वर्षा होती है। चित्र 3.4 में भी दिया गया कि कैसे वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि है और ये छत पर कैसे जमा किया जा रहा है। अब आते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस इसमें आ जाती है और इसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट का तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाए। चित्र 1 में दिखाया पहाड़ी क्षेत्र पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस की पाइपों का प्रयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। चित्र 2 और 3 में बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। और चित्र 4 में पाइपों के द्वारा पार ले जाने वाले भूमि
एक पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। संकुचित और 5 में संकुचित किए गए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों को निकट गिराया जाता है। 10 भराई के समय लक्ष्मी दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह का उपयोग करता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर छत में वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। ये एक याद रखने वाला इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिया गया है, उसे हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। वैकल्पिक प्रश्न, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी को प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला अगर जल की कमी से प्रभावित, उसके बाद जल की कमी से प्रभावित, उसके बाद जल की कमी से प्रभावित कहीं होगा और जल की कमी से प्रभावित। ये एक ही बार बार टाइपिंग हो गया है। तीनों जो है वह चारों जो है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया। बहुउद्देशीय हो जाएगा इसका आंसर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। यहाँ कुछ गलत वाक्य जिसमें गलत पहचानने की है। पहला है शहरों की बढ़ती जनसंख्या उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली जल संसाधनों के अति दोहन के कारण बने हैं। कई नदियों पर बांध बने उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट पर बहाव प्रभावित होता है। उसके बाद गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जलापूर्ति करने का भी किसान नहीं भरे हैं। गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जलापूर्ति करने पर किसान भड़क गए थे। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय रहा है। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल होने के कारण छत वर्षा जल संग्रह की लोकप्रियता काम हो रही है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मुख्य रूप से उपयोग में किए जाने वाले सभी पानी समुद्र में समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से यह जल वाष्प के रूप में हाइड्रोलॉजिकल चक्र में प्रवेश करता है। जब वर्षा होती है तो इस चक्र द्वारा मीठे पानी का नवीकरणीय किया जाता है, इसलिए पानी एक अक्षय संसाधन है। जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण जल की कमी या पानी का तनाव तब होता है जब पानी की उपलब्धता पानी की मांग से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह आबादी में वृद्धि, पानी की बढ़ती मांग और इसमें असमान वितरण के कारण है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। बहुउद्देशीय नदी परियोजना सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, अंतर्देशीय नेविगेशन और मछली पालन में प्रजनन में मदद करती है। हालांकि जलाशय स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर देते हैं तथा कई मूल्य गाँव जलमग्न और लोग अपने आजीविका खो देते हैं और पुनर्वास की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। राजस्थान के अर्ध क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए। राजस्थान के अर्ध क्षेत्रों में घरों में पीने के पानी के भंडारण के पारंपरिक रूप से टैंक बनाए गए। ये बड़े और अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का एक हिस्सा है। टैंक मुख्य घर आंगन के अंदर निर्मित होते हैं और पाइप के माध्यम से घरों में की ढलान वाली छतों से जुड़े होते हैं। छत पर गिरने वाली बारिश नीचे जाती है और टैंकों में जमा होती है। बारिश का पहला मंत्र एकत्र नहीं किया जाता क्योंकि यह पानी छत और पाइपों की सफाई करता है। बाद में मंत्रों से बारिश का पानी एकत्र किया जाता है। इस पानी का उपयोग अगली बारिश के मौसम तक किया जाता है और अन्य स्रोतों से सूख जाने के बाद यह पानी एक विश्वसनीय स्रोत है। टैंक घरों को ठंडा करने में भी मदद करता है क्योंकि इनके आसपास बने कमरों में चालन के आमतौर पर कम तापमान होता है। परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार। प्राचीन काल में लोग वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ संग्रहण के अनेक तरीकों को विकसित किए थे। मेघालय की राजधानी शिलोंग
की छत वर्षा जल संग्रह पर चलित है। शहर के हर घर में व्यवस्था है। भारत के सभी भागों में वर्षा जल संचयन के पारंपरिक तरीके जैसे छत जल संग्रह पद्धति लोकप्रिय हो रहा है। मैसूर के गेंदापुर गांव में कई परिवारों ने छत पर वर्षा जल संचयन पद्धति को अपनाया, जिससे गांव बारिश के पानी में समृद्ध हो। तमिलनाडु राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं रखना अनिवार्य कर दिया है। बकायेदारों को जो नहीं लगाए उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती है। इस प्रकार MCRT ज्योग्राफी क्लास 10th का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।